हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले हमको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होता है और किस कारण से होता है। और इसका सही समय पे ट्रीटमेंट ना करवाने पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, इसके बारे में हमको पता होना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आगे लाइफ फ्यूचर के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो हमको प्रेगनेंसी कंसीव करने पे। इसमें हम देखेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझने से पहले हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में पता होना ज़रूरी होता है, तभी हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखा जाए नॉर्मल प्रेगनेंसी, तो ए नॉर्मल प्रेगनेंसी टिपिकली लास्ट 14 वीक्स जस्ट आवर 9th मंथ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ए ह्यूमन्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स। एग्जाम्पल, एक फर्टिलाइज इम्प्लांटेशन ऑफ द यूट्रस कैविटी। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के में क्या होता है कि 14 वीक्स का वो टाइम होता है और 9th मंथ का ड्यूरेशन होता है बेबी का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। बच्चा जो होता है उसको डेवलप होने में 14 वीक लगता है, और मंथ की बात करें तो 9th मंथ लगता है ना। तो और जो होता है इम्प्लांटेशन जो होता है बच्चे का, वो यूट्रस कैविटी में होती है। हाँ, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ द यूट्रस कैविटी। जो बच्चा का इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस कैविटी में होता है, बस ओनली यूट्रस कैविटी में होता है। और एक फर्टिलाइज होता है एम्पुलर पार्ट में। तो वीडियो के साथ, थोड़ा सा वीडियो के साथ हम देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। इसमें क्या होता है कि यूट्रस कैविटी में बच्चे का इम्प्लांटेशन हो जाता है, और इम्प्लांटेशन होते ही यूट्रस कैविटी में बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से होता है, ताकि बेबी किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन में क्रिएट ना हो। बच्चा 9th मंथ जो है वो अच्छे से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर्ली यूट्रस कैविटी में हो सके। तो ये सब हमारा होता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में, और इसका ये फेजेस चलती है, ये ड्यूरेशन होता है। और ये टाइप्स होते हैं कि ऐसे होना चाहिए, इम्प्लांटेशन जो होता है ऐसे होना चाहिए, है ना। अगर यही चीज जो है, जो नॉर्मल चीज हो रही है, ये नॉर्मल जो होके ना एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाए, जो यूट्रस कैविटी है उसमें इम्प्लांटेशन ना होके अदर पार्ट में इम्प्लांटेशन हो जाए, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यही चीज बस ओनली यही इसमें है कि जो बच्चा है वो इम्प्लांटेशन यूट्रस कैविटी में हो रहा है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस कैविटी में इम्प्लांटेशन ना होके बच्चे का अदर पार्ट में हो जाना। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वीडियो के सहारे में देखेंगे कि इस वीडियो में कहाँ कहाँ बच्चा किस जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम कह सकते हैं। इसमें देखेंगे डायग्राम के थ्रू कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होता है। हम डायग्राम से समझेंगे ताकि समझने में थोड़ा इजी होगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम ये पहले बनाएंगे यूट्रस बनाएंगे, जो कि ये फॉलोपियन ट्यूब बन रहा है हमारा, ये फिमरॉइड बन रहा है। और हम इसमें समझेंगे कि इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, और जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और इसको समझने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी में ही समझ सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस पार्ट में हुआ है। तो देखा जाए तो एक हमारा यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, एम्पुला पार्ट में, एम्पुला में फर्टिलाइज होता है, और कहीं ये फॉलोपियन ट्यूब होता है, और यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांट हो गया। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखा जाएगा कहीं इधर हो जाता है इम्प्लांट बेबी का, कहीं इधर हो जाता है इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन मोस्टली जो हम देखते हैं ये फॉलोपियन ट्यूब में देखते हैं, इम्प्लांटेशन जो होता है वो फॉलोपियन ट्यूब होता है, फॉलोपियन ट्यूब में हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कहीं अदर पार्ट में हो गया, कहीं और हो गया। लेकिन नॉर्मली अगर बात करें, नॉर्मली बात करें कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो यूट्रस का जो होता है अपर पार्ट में इम्प्लांटेशन होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल। इसके जगह इसको छोड़ के कहीं भी अगर अदर पार्ट में, जैसे यहाँ हो गया, इधर हो गया, कहीं ओवरी में हो गया, कहीं ओवरी में हमारा हो गया, कहीं इधर सर्विक्स के पास हो गया, स्टमक के पास हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखा जाता है। लेकिन मोस्टली देखा जाए तो हम फॉलोपियन ट्यूब में ज़्यादा देखते हैं, इम्प्लांटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन और नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल हमारा होता है यूट्रस के अपर पार्ट में होता है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। जैसा कि वीडियो में आपने देखा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आइए इसका इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा हम समझ सकें। जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, any pregnancy where fertilized ovum gets implant and develop inside other than normal uterine cavity। ये कह रहा है कि ऐसी प्रेगनेंसी जो नॉर्मल यूटराइन कैविटी में ना होके अदर पार्ट में इम्प्लांटेशन होना, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं।
आप देख सकते हैं कि डायग्राम में ये फॉलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि इम्प्लांटेशन की साइट यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है उसकी इम्प्लांटेशन की साइट देखेंगे कहाँ-कहाँ इम्प्लांटेशन हो सकता है। यूट्रस कैविटी में किस जगह हो सकता है। तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन होता है जो कि 98.5% देखा जाता है और यूट्राइन कैविटी में 0.5% देखा जाता है। और यूट्राइन में कहाँ देखा जाता है, सर्विकल में देखा जाता है, कॉर्नुआ में देखा जाता है, इसमें देखा जाता है। और एक्स्ट्रा यूट्राइन में हम देखा जाए तो फॉलोपियन ट्यूब यानी कि ट्यूबल, फॉलोपियन ट्यूब में देखा जाता है 95% देखा जाता है और ओवरी में हमारे देखा जाता है 0.5% देखा जाता है और एब्डोमेन में देखा जाता है 1%। हाँ, और जो इसमें आ जाइए कि फॉलोपियन ट्यूब में भी इसका पार्ट होते हैं एम्पुला, स्थमस, इनफंडिबुलम, इस समय जगह जो होता है हम देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है और ज़्यादातर मोस्टली ज़्यादा हम देखते हैं ट्यूबल यानी कि फॉलोपियन ट्यूब में ज़्यादा मोस्टली 95 ज़्यादा % यही देखा जाता है, केसेस यहीं पे होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो केस होता है ज़्यादातर हम इसी में देखे जाते हैं। ये सब जो है ये कॉमन सी बात है कि ये कभी कभी रेयर केस में अगर यहाँ पे हो गया तो हो गया, नहीं तो ओनली फॉलोपियन ट्यूब में ही देखा जाता है। हाँ, एब्डोमेन में दो कंडीशन आती है, एक प्राइमरी आती है, एक सेकेंडरी आती है। हाँ, सेकेंडरी की बात करें तो इसमें भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है इंट्रापेनियल और होता है एक्स्ट्रापेनियल। हाँ, इसमें होता है। और फिर इंडिकेशन की बात करें, अब हम पढ़ेंगे इंसिडेंस कि इंसिडेंस में मीन्स ये होता है कि कहाँ किसकी वजह से हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी देख सकते हैं, किस कारण से देख सकते हैं। तो पीआईडी यानी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज अगर किसी को है तो हो सकता है। फिर आईयूसीडी मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका अगर कोई पेशेंट करवा रहा है तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकता है। अगर किसी महिला ने या किसी महिला ने ट्यूबल सर्जरी करवाई है, अपनी फॉलोपियन पे जो ट्यूब होती है उसकी सर्जरी करवाई है, तो इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी देख सकते हैं। या फॉलोपियन ट्यूब होता है वो डैमेज हो गया है किसी कारणवश, यानी कि चोट लगना, एक्सीडेंट होना कभी हो गया तो फॉलोपियन ट्यूब जो हो गई वो डैमेज हो गई, तो भी हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है कि हो जाए। हाँ, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, यानी कि जैसे देखा जाए डेली रोटेशन में हार्मोन्स जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी किसी कंडीशन में अगर जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में सिक्रेशन होते हैं वो कभी इम्बैलेंस हो गया, इसका मीन्स ये होता है कि फर्टिलाइज जो ओवम आ रहा है, फर्टिलाइज जो एग आ रहा है वो सीलिया वगैरह जो होता है वो हार्मोन से ही वो आगे आती हैं। सीलिया वगैरह जो होते हैं हार्मोन्स के द्वारा ही वो करने पे प्रोड्यूस करने में ही एग को रिलीज करती है यूट्रस कैविटी में आने तक का। तो हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है, एंडोमेट्रोसिस भी हो सकता है, इसके कारण भी हो सकता है। अब आ जाइए कि हम रिस्क फैक्टर की बात करें कि अगर क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। अगर एज फीमेल की 35 से 45 ईयर है तो हो सकता है। अगर इंड्यूस एबॉर्शन करवाइए तो हो सकता है। अगर पेल्विक की सर्जरी हुई है तो हो सकती है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। स्मोकिंग कर रही है मदर, स्मोकिंग कर रही है तो हो सकता है। अगर इनफर्टिलिटी के चांस है, हो उनका है 2-3 साल हो गई अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी के चांस आ गई है तो भी हो सकती है कि हाँ वो एक कंडीशन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईवीएफ के द्वारा हो रहा है तो कभी कभी इन केस में हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आके फंस सकती है। हाँ, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो हो सकती है, या फिर फिब्रॉइड यानी गांठ उठ हो गई है वहां पे तो भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि क्या क्या साइन सिम्टम होती है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, वोमिटिंग उसकी होगी, नोजिया विद पेन होगा, हाँ जी मसला आएगा, उसके साथ दर्द होगा,
और जो दर्द होगा उसका वो लोअर एब्डोमेन में होगा। हाँ, देखा जाए तो निचली पेट में होती है। और इसमें फिर होगा रप्चर ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। अगर किसी को एक्टिव प्रेगनेंसी है तो फॉलोपियन रप्चर होने की मोस्टली चांसेस होती है। यही मेन कारण ही है कि एक्टिव प्रेगनेंसी इसलिए कहते हैं कि कहीं भी अगर बच्चा इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वो ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। वहाँ के जो जहाँ वो हो रहा है इम्प्लांटेशन वो डैमेज हो जाएगा तो हेमरेज होने के चांसेस, हेमरेज जो होगा तो लाइक देन एनीमिया होगा, एनीमिया होगा तो बेबी तो ग्रोथ वैसे ही नहीं करेगा और मदर डेथ होने की चांस काफी सारे बढ़ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि रप्चर ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। और शोल्डर पेन होगा उसको। हाँ, और मिस्ड पीरियड यानी कि पीरियड जो होता है वो नहीं आएंगे। ये साइन सिम्टम है। ये साइन सिम्टम है कि उसको क्या क्या हो सकती हैं एक प्रेगनेंसी के दौरान। अब आ जाइए डायग्नोस हम क्या करेंगे कि एक्टिव प्रेगनेंसी जब हो गई तो हम डायग्नोस क्या करेंगे जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ हमारे जो बेबी कंसीव हमने किया है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही है। उसको डायग्नोस करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में एचसीजी की मात्रा देखेंगे कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, उससे पता चलेगा कि कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ क्या दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस प्रकार का दर्द हो रहा है। ये करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। अगर ये पता करेंगे फिर अगर एक्टिव प्रेगनेंसी है तो डीएनसी भी करेंगे। ये डीएनसी कर सकते हैं। हाँ, अगर डीएनसी करने की चांस है, अगर कहीं ट्यूब में नहीं फंसी हो कहीं अदर पार्ट में डीएनसी करने से वो निकल सकती है। हाँ, जो फीटस से बच्चा है वो निकल सकता है तो डीएनसी भी कर सकते हैं। अगर डीएनसी नहीं हो तो लैप्रोस्कोपी से देखेंगे, डायग्नोस करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हो गया किसी को तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि रप्चर फॉलोपियन ट्यूब। आपको पता ही है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई कहीं तो फॉलोपियन ट्यूब जो होती है रप्चर हो जाएगी, वहाँ की इनफर्टिलिटी की रिस्क जो होती है और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बच्चा नहीं होने की चांस और हो जाएगा। क्योंकि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है किसी ट्यूब में है, हाँ, तो वो जो फर्टिलाइज होता है ओवम आता है वो जब वो रैप्चर हो गया, फॉलोपियन ट्यूब हमारा रैप्चर ही हो गया तो कैसे आएगा वो जो एग होता है, एग होता है वो कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा क्योंकि बीच में रैप्चर हो गई, फॉलोपियन ट्यूब नहीं आ पाएगा। तो इनफर्टिलिटी की जो रिस्क होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर डेथ ऑफ द मदर की जो डेथ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। रैप्चर हो जाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स रैप्चर हो जाएंगे। फिर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें करेंगे लेप्रोटॉमी करेंगे। लेप्रोटॉमी ट्रीटमेंट हम इसमें देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है तो क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। जैसे कि लेप्रोटॉमी करेंगे और लेप्रोटॉमी करने से पहले प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना पड़ेगा। जैसे कि लेप्रोटॉमी करने से पहले हम पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटरिंग करेंगे, पूरा उसको प्रॉपरली बेड रेस्ट देंगे, बेड रेस्ट करेंगे और फिर एनाल्जेसिक देंगे, जैसे कि एनाल्जेसिक भी देंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, ड्रग्स देंगे, प्रोवाइड करेंगे उसको, आईवी फ्लूइड भी देंगे ताकि स्टॉक में ना जाए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लड का अगर हेमरेज हो गया उसके अंदर, हाँ, अगर हेमरेज हो गई है तो एनीमिया देखा जाएगा तो एनीमिया में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, ये हम प्री ऑपरेटिव भी करेंगे और पोस्ट ऑपरेटिव भी केयर इतना देना हमको पेशेंट को जरूरी होता है, चाहे लेप्रोटॉमी से पहले या फिर उसके बाद भी हम इतना सारा हम देना उसको जरूरी होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर इसमें हम देखेंगे कि लेजर सर्जरी, अगर लेजर सर्जरी कर रहे हैं, हाँ, तो हम इसमें भी हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे। जैसे कि एंटीबायोटिक देंगे उसको, एंटीबायोटिक में एमिकासिन देंगे 500 mg का, बीडी चलेगा। जेंटामाइसिन देंगे 500 mg को, भी बीडी चलेगा। मोनोसेट भी दे सकते हैं, 1 ग्राम को मोनोसेट दे सकते हैं बीडी में। फिर आईवी फ्लूइड देंगे कंटिन्यू थोड़ा, फिर एनाल्जेसिक भी देंगे कि ताकि दर्द ना हो। एंटीबायोटिक देंगे कि ताकि उल्टी ना हो। फिर एंटीबायोटिक देंगे ताकि फीवर वीवर उसको है तो उसके लिए भी एंटीबायोटिक दवा दे देंगे। ठीक है, एंड थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमें स्टडी आज की टॉपिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।